हक बनता है हर सियासी जमात का कि वो इस मुल्क के अंदर सियासत करे। हक बनता है हर उस वोटर का कि जिसको वो वोट दे वो इलेक्ट हो जाए और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन हो मुकम्मल तौर पर, चाहे वफाक में या किसी सूबे के अंदर। और किसी भी मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत आगे बढ़ेगी तो हर कोई यही एडवोकेट करेगा कि मुल्क में किसी वोटर को डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए और मुकम्मल तरीके से मामलात को आगे चलना चाहिए। ना ही कोई कदगर होनी चाहिए, ना ही कोई पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारे मुल्क में यानी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर आज के हालात के अंदर क्या वाकई सिलसिला ऐसा है कि जो एकतरफा है, यानी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो मेंबर जो इस वक्त मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा या कहा जा रहा जिससे मसाइल जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक सियासी जमात, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल जमात है तो गलत नहीं होगा। इमरान खान मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। इसका अंदाज़ा मैं किसी ट्विटर के पोल के हवाले से नहीं कर रहा, बल्कि जो रिसेंट इलेक्शंस हुए तमाम तर मसाइल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ख़ास तौर पर वफाक के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेकर सामने आए। आज़ाद होने की वजह से वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आज जिस हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, क्या उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ वो है या उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है? क्या उसकी ज़िम्मेदार PDM हुकूमत है या आज की तहरीक इंसाफ का रवैया भी है? तहरीक इंसाफ का आर्गूमेंट ये है कि जो हम कर रहे हैं वो रिएक्शन है, हमारे साथ एक्शन किया गया, जो हो रहा है वो हमारे सामने है। अगर इसको हम जोड़ पाएं उस रिएक्शन से जो कि हमारे सामने आ रहा है, और वो है जनाब असद कैसर साहब का, जनाब शेर अफजल मरवत साहब का। असद कैसर साहब ने रिसेंटली इस हवाले से क्या फरमाया? उन्होंने कहा मुल्क आपका नहीं है। सुनिए। हम ऐलान करते हैं कि जो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हम अपनी जिंदगी इंतखाबात में इंशाअल्लाह अवाम के पास जाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। अब एक तरफ जनाब असद कैसर साहब ये कह रहे हैं, और असद कैसर साहब एक बड़ी मेन उन मेंबर्स में से शामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक स्पीकर भी हैं कौमी असम्बली के। अब वो एक तरफ वो ये फरमा रहे हैं और जनाब शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट का लिंक हमारे सामने मौजूद है। उस पर उन्होंने कहा जी कि मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दें जो जिगरे वाले हों, खुदा की कसम आपका मैंडेट भी आपके कदमों में होगा और आपका लीडर भी आज़ाद होगा। उन्होंने इसके अंदर चंद और बातें भी कही हैं। वो क्या कह रहे हैं तो सुनिए। 30,000 पाकिस्तानी जवान मुझे मिल जाए, मैं कसमन कहता हूँ कि इस रियासत की बदमाशी आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा होगा और खान की आजादी भी होगी। अब ये वो बात शेर अफजल मरवत साहब ने की है। अब इसके अंदर कुछ बातें जरा मैं समझता हूँ शायद थोड़ी सी ऑफेंसिव भी हैं और उनसे मसाइल भी। उन्होंने कहा आपने कौमी सानेहा, ये तमाम उनके ट्विटर के ऊपर मौजूद है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके वीडियो लिंक भी मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने 9 मई को कौमी सानेहा बना दिया, क्या APS वाक़या कौमी सानेहा नहीं था? क्या आपने जब पश्तूनों को डिस्प्लेस कर दिया मिलिट्री ऑपरेशंस करके तो क्या वो कौमी सानेहा नहीं था? सलाला पर हमला हुआ तो क्या वो कौमी सानेहा नहीं था? तो आप 9 मई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसको आपने कौमी सानेहा बनाया हुआ है। अब देखिए, एक तरफ अगर ये सूरत हाल है तो फिर मसले का हल किसके पास है और कहाँ चल के होगा। साथ ही साथ आज ही के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे कि पंजाब के अंदर एक नई हुकूमत है, मरीम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला है। उनकी सोशल मीडिया टीम या उनकी टीम जो उनके साथ है वो उनका ओवर एक्सपोजर करवा रही है वज़ीर आला का, या ये दुरुस्त तरीका है? और मैं आज हमेशा कहता हूँ कि शायद इस डे एंड एज के अंदर ऐसा ही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसी भी वज़ीर आला की, और लोगों को ऐसे ही लोगों का मामला सामने आना चाहिए कि वज़ीर आला के बारे में हर चीज़ उन्हें पता हो। उसके अंदर चाहे वो कितनी ही अजीब क्यों ना साउंड करे, कितनी ही अजीब क्यों ना नजर आए, लेकिन वो ऐसे ही है। एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को खारजा महाज के ऊपर। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक पाकिस्तान का हमेशा से ही बड़ा डिफिकल्ट रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक चेयरमैन है कामा कमेटी बराए दिफा सेनेट। बहुत कुछ सीखते हैं मुशाहिद साहब, आप यकीन मानिए कि बहुत से लोग आपकी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं, बट आज सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान का बड़ा हार्ड अर्नड पीस था जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने लिया, बट अब बड़ी टर्बुलेंट सी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर।
हमारा अब जो एजेंडा है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, ये कितना अचीवेबल है, कंसिडरिंग कि वहाँ तालिबान हुकूमत है, कंसिडरिंग कि वहाँ पर अमेरिका सेंटकॉम चीफ कह रहे हैं कि वहाँ पर हार्बर किया जा रहा है, टीटीपी को अफगान तालिबान कर रहे हैं। सो हम इस क्वैगमायर से कैसे निकलेंगे अब? अस्सलाम वालेकुम जी मुनीब साहब, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक भी हो। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये सबसे नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी और कौमी सलामती का मसला है पाकिस्तान का इस वक्त अफगानिस्तान। और अफसोस ये है कि ये कुछ माजी की गफलत कह लें या गलतियां कह लें, हमारी अफगानिस्तान की पॉलिसी तो फेल हो चुकी है। पिछले 3 सालों में हमारी 3 पॉलिसीज थी अफगानिस्तान के ऊपर। जब अमेरिकन थे तो हम कहते थे गुड तालिबान है अफगान तालिबान, उनका हम प्रोटेक्ट भी करते थे, मदद भी करते थे और उनके लिए तर्जमानी भी करते थे। फिर जब अमेरिका का इनखला हुआ और वो निकले बाहर वहाँ से 15 अगस्त 2021 के बाद, तो फिर हमने कहा कि जो बैड तालिबान है उनसे मुज़ाकरात करते हैं, यानी कि टीटीपी वाले, उनसे हमने मुलाकात भी की, हमारे जनरल्स गए, काबुल गए, उनसे मुज़ाकरात किया। और अब तीसरी स्टेज ये आ गई है कि अब हमें गुफ्तगू छोड़ें, हालात ख़राब छोड़ें, बॉम्बिंग की नौबत आ गई है। यानी कि ये तीसरा आपका हमसाया है जिससे आपके पिछले 5 साल में एक फौजी झड़प हुई है। ये अफसोसनाक पहलू है। मेरा तो व्यू ये होगा कि अफगानिस्तान को हैंडल करना है तो हैंडल विद केयर, सॉफ्टली और स्ट्रांगली, लेकिन फौजी तरीके से नहीं। और मेरा अप्रोच ये होगी कि रीजनल अप्रोच, इलाकाई अप्रोच। चाइना इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान के जो हैं उनसे ज़्यादा करीब है बनिस्बत हमें, तो चाइना के भी गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करें। तो डिप्लोमेटिक अप्रोच, हाई लेवल डायलॉग और रीजनल अप्रोच, ये रास्ता है। मुशाहिद साहब, एक इशू ये भी रिसेंटली आपने भी इससे फ्लैग किया, इट्स अ बिट ऑफ कंसर्न फॉर एवरी पाकिस्तानी आल्सो, कि हम नेचुरली सीपैक के ऊपर बड़ा हम कैपिटलाइज करने की भी कोशिश करते हैं। वी टेक प्राइड इन इट कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एक इन्वेस्टमेंट थी। अब वो समहाउ ये कितना दुरुस्त है, या लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो IMF के सामने है। सो ये कितना कंसर्न है पाकिस्तान के लिए बहसीत रियासत कि अब IMF भी उसको किसी कोई माइक्रोस्कोपिक व्यू लेके देख रहा है, या किस तरह से उसको देख रहा है? ये मेरे ख्याल में आपका जो खदशा आपने बयान किया बिल्कुल जायज़ है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। देखिए जी, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात आपके दरीना ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, 60 साल के ताल्लुकात हैं। चीन आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है हर मौके पर, हर वक्त, हर इशू पर। और अगर उनके जो ताल्लुकात की बुनियाद है आजकल सीपैक, उसकी डिस्कशन वाशिंगटन में हो रही है, चाहे जो भी वजूहात हों, और वो चाइना को तो पसंद नहीं आएगा ना। और दूसरी बात यह भी है कि उसके साथ साथ जो ग्राउंड सिचुएशन है कि जो सीपैक का एक सेंटर पीस कह लें या उसका सतून कह लें, गवादर बंदरगाह, उधर भी कुछ हालात सिक्योरिटी के और दूसरे ठीक नहीं है। तो मजमूई तौर पर यह सूरत हाल को मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी अगर अफगानिस्तान नंबर 1 है तो नंबर 2 प्रायोरिटी है सीपैक में तवानाई बख्शनी, चाइनीज को फिर से एतमाद देना और इसको बहाल करना, ताकि ये हमारी इक्तिसादी आज़ादी की जामन है और चीन के साथ कुर्बत की एक बड़ा की सतून भी है इस वक्त। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है मुशाहिद साहब कि नेचुरली खारजा अमूर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी मौजूद है, सियासी इंस्टेबिलिटी, ऑब्वियसली दैट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बट वो समहाउ इलेक्शन हो गए हैं, इट्स बीन ओवर अ मंथ नाउ, बट वी डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। मतलब वो भी कोई अचीव होती भी नज़र नहीं आ रही। लोगों का उस हिसाब से देखा जाए, सियासी जमातों का आपस में डायलॉग इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। जो एक सियासी जमातों का या एक सियासी जमात का एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है वो बहुत सावर हो चुका है। सो आपको अगले आने वाला 1 साल 2 साल आप उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जो इलेक्शन के नतीजे में एक इस्तेहकाम आना चाहिए था सियासी हवाले से, वो नहीं आया और उसका इम्कान भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लगता है कि एक तो जो प्ले बुक थी 8 फरवरी से पहले वही प्ले बुक चल रही है। मेरे ख्याल में उसमें तब्दीली, उस स्क्रिप्ट में तब्दीली की ज़रूरत है। ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके हैं और एक सिर्फ उम्मीद की किरण अच्छी थी मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल खाकी अम्ब्रेले में मैंने देखा कि चीफ मिनिस्टर PTI का, PMLN की और PPP के
एक ही सफ में खड़े हो गए और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द खाकी अम्ब्रेला। वो अच्छी बात है, शुरुआत है कि कम से कम मईशत के हवाले से उनको इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं हीलिंग टच दस्ते शफा सिस्टम में अगर आ गई ये पीटीआई, उनको मौका दें। अगर उनकी सीटें बनती हैं तो वो सीटें भी दिलाएं, और जिनके खिलाफ ज्यादा सीरियस केसेस नहीं, उन सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाए, ताकि एक फिजा बेहतर हो। सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो इक्तसादी इस्तेकाम नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो मजमूई तौर पर आप बुहरान से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो ये दे आर ऑल इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वाइंड एंड लिंक्ड टुगेदर। तो ये बुनियाद इस वक्त सियासी खलफशार है। बिल्कुल ठीक। टुवर्ड्स द एंड मुशाहिद साहब, आपने जुमला लफ्ज इस्तेमाल किया दस्ते शिफा। अब वो दस्ते शिफा से दस्ते शफकत तक कब जाता है वो तो शायद आई थिंक बीच में काफी लंबा अरसा गुजर जाता है। दस्ते शफकत हासिल करना वो तो दस्ते शफकत कहीं और है अभी, बट ये जो दस्ते शिफा है इसके लिए ये वन साइडेड तो आपका तजर्बा बहुत है, ये हो नहीं सकता। इसके लिए तहरीक इंसाफ को क्या करना होगा कि वो दस्ते शिफा ले पाए? तहरीक इंसाफ को भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ये देखें ना, ये कोई गुरिल्ला जंग तो नहीं है ना, ये एक जमहूरी जद्दोजहद का एक हिस्सा है। सही। इस वक्त दो बेसिक फोर्सेस हैं आपके। एक सरकारी सिस्टम है जिसमें सारे शामिल हैं, सारी पॉलिटिकल फोर्सेस भी कह लें, पार्टीज भी अब उसमें जम हो गई हैं, और एक अवामी कुव्वत है बाहर। वो जो अवामी कुव्वत है भी वो सिस्टम के अंदर आके रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक काम करे, अपने भी गलतियों से सबक सीखे। क्या सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि जब उनके हाथ में एक मेजॉरिटी थी, पार्लियामेंट में दो हुकूमतें थी, उन्होंने सबको दस्तबरदार किया और कहा जी हम इस्तीफा देते हैं। तो अब मेरे ख्याल वो सबक भी सीख लिया है। और दस्ते शफा और दस्ते शफकत में इतना बड़ा फासला नहीं। हमारे यहाँ भी यू टर्न सिर्फ पीटीआई की बनोपली नहीं, बाकी लोग भी यू टर्न कर सकते हैं अगर नजरिया जरूरत के तहत। नजरिया जरूरत के तहत। मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और यकीनी तौर पर जो आपने आखिर में कहा है उसको लोग एंजॉय भी करेंगे और रिलेट भी कर पाएंगे।